मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन बताई थी, कर लिया कंप्लीट रिवाइज, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए सभी फॉर्मूले से यस रिलेटेड। मैम। कोई भी डाउट हो किसी को उस चैप्टर में, फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन, किसी भी न्यूमेरिकल पार्ट में या किसी क्वेश्चन में, किसी डेफिनेशन में कोई भी डाउट है तो आज आप पूछ सकते हो। है नहीं कोई डाउट बेटा? नो मैम। तो मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन, मतलब ओके। देन पहले मुझे ये बताओ, मनजोत कौर, टेल मी व्हाट इज वेट? व्हाट इज वेट? मनजोत कौर। मैम हमको ग्रेविटेशनल वाले न्यूमेरिकल्स पूछने हैं। हाँ जी, वही तो पूछ रही हूँ कि कोई डाउट है तो आज आप पूछ सकते हो। मैंने बोला था ना उस दिन कि उस नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना। हाँ जी मैम जो बोलो। ग्रेविटेशनल वाले न्यूमेरिकल्स हैं मैम, उनकी पावर्स जो मैम माइनस हो जाती है, हमें वो नहीं पता लग रहा। हाँ मैं बताती हूँ, वेट। देखो ऐसे होता है, उन क्वेश्चंस में जो ग्रेविटेशन वाले न्यूमेरिकल है उनकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना? मैम तो यस। पावर की वजह से ऐसे होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल m फॉर मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, कैपिटल M मास ऑफ सेकंड बॉडी, R मतलब R को आप D भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडी, है ना? F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको G की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे होती है, ठीक है। और क्वेश्चन मान लो आपको थोड़ा डिफिकल्ट दे देते हैं कि सपोज कर लो कि जो मास है फर्स्ट बॉडी का, मास ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻8। सपोज कर लिया हमने, है ना, 10⁻8 केजी। और सपोज कर लो मास ऑफ सेकंड बॉडी m2 क्या है, 5 इंटू 10⁻7 केजी। सपोज कर लिया हमने, है ना। जी भी पता है, और सपोज करो कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज, दैट इज हमने आर कंसीडर किया। आर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 मीटर। सपोज कर लिया हमने ये, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो आप क्या करोगे, जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, कैपिटल F इज इक्वल टू, जी की वैल्यू पुट की हमने 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और मल्टीप्लाई में और क्या है साथ में, मास 1। मास 1 कितना है, 2 इंटू 10⁻8, ठीक है। ये पुट कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई मास ऑफ बॉडी 2, दैट इज 5 इंटू 10⁻, गिवन है 7 केजी, ठीक है। ये आ गया ऊपर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर में है डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना था देखो हमारा, 5 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये क्या बन गया, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 5 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। अब बाहर भी क्या है, पावर है, ये स्क्वायर के लिए लिखा है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप।
अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो पावर्स वाले हैं उनको अलग निकाल लेंगे हम। जो पावर्स वाले हैं उनको अलग लिख लेंगे, पावर वाले अलग लिख लो। जैसे कि 1 मिनट, 10 रेज टू पावर। आपको ये चीज पता है ना कि अगर बेस सेम हो हमारे पास, इसका कुछ पावर लिखा है, जैसे सपोज करो 10 स्क्वायर लिखा है और इसके साथ मल्टीप्लाई में एक और लिखा है 10 स्क्वायर। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। इतना क्लियर पता है ना आपको कि बेस सेम हो। यहाँ पे बेस क्या है? दोनों का 10 है। सेम बेस है तो मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी? दोनों की ऐड। मतलब क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो इसको, 10 रेज टू पावर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। तो कितना बन जाएगा? 10 रेज टू पावर 4। वैसे ही हमने इन क्वेश्चंस में करना है। पावर्स को, सभी पावर्स देखो 10 रेज टू पावर है, ये भी 10 रेज टू पावर है, ये भी 10 रेज टू पावर है, ये भी 10 रेज टू पावर है ना। सभी पावर्स को हम अलग लिख लेंगे, बाकी चीजों को अलग लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पावर वाला निकाल रही हूँ। देखो फर्स्ट वाले में देखो 10 रेज टू पावर कितना है? -11। तो ऊपर पावर बेस सेम है, हम सभी पावर्स को खत्म करते हैं। सभी पावर्स को कैसे करोगे? ऐड करोगे। -11 उसके बाद इसके साथ कितना है? 10 रेज टू पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे -11 क्या हो जाएगा साथ में? +8। 10 रेज टू पावर -11 +8। उसके बाद एक और है 10 रेज टू पावर 7। तो प्लस क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक कुछ एक 10 नीचे भी था, नीचे वाले 10 को कैसे? हाँ जी बोलो, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? ऊपर वाली सभी 10 की जो पावर्स हैं, मैंने सबका बेस क्या था? 10 ही था। बेस सेम था तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। ये भी 10 रेज टू पावर था, ये भी 10 रेज टू पावर था, है ना। तो 10 को लिख लिया, सभी पावर्स को प्लस कर दिया। इसकी पावर क्या था? -11 +8 +7। ठीक है, तो ऊपर इनको सॉल्व कर लो। 8 + 7 कितना हो गया? 15 -11 प्लस। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो लिसन पहले सुन लो सारा। तो क्या आ गया? -11 + 15। तो कितना बन जाएगा ये? -11 + 15 करोगे जो 15 - 11, ऊपर रह गया हमारे पास 10 रेज टू पावर 4। अब नीचे वाले में देखो क्या लिखा था? नीचे था r का स्क्वायर 5 × 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर। तो जब हमारे पास पावर का स्क्वायर होगा 10 रेज टू पावर 6, तो कैसे करते होते हो? मल्टीप्लाई होता है वो 6 × 2, है ना। तो उसका स्क्वायर नहीं करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नीचे बन गया हमारे पास 10 रेज टू पावर 12। ठीक है, इसको कट कर दो। तो हमारे पास नीचे क्या बन गया? इसको सॉल्व किया, ये था 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर, 10 रेज टू पावर 6 का होल स्क्वायर, ऐसे था हमारे पास। स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग में हो तो दोनों पावर्स क्या होती हैं? आपस में मल्टीप्लाई होती हैं हमेशा। तो यहाँ पे 6 × 2, तो नीचे क्या बन गया हमारा? डिनोमिनेटर में 10 रेज टू पावर 12। तो हमारे पास देखो क्या बन गया? ऊपर 10 रेज टू पावर 4, नीचे क्या आ गया? 10 रेज टू पावर 12। अब इसको सॉल्व करोगे। अब देखो बेस सेम है, पावर्स को फिर ऐड कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम ऊपर लेकर जाकर लिखें, न्यूमरेटर में लिखें, तो हम उसको कैसे लिख सकते हो? ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पावर माइनस की हो जाएगी। 10 रेज टू पावर 4 × 10 रेज टू पावर -12। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। अब फिर से क्या है? बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी। तो ऊपर जब पावर प्लस होंगी तो कितना बन जाएगा? 10 रेज टू पावर -12 + 4। तो कितना आया? -12 + 4, 10 रेज टू पावर -8। ठीक है, अब पावर हो गई है हमारी सॉल्व।
अब बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारी पावर का आंसर 10 रेज़ टू पावर -8। अब ऊपर क्या क्या था हमारे पास, 6 इंटू, ऊपर है 6.67, एक तो ये है वैल्यू, और क्या है 2 के साथ और क्या है, ये तो पावर थी 5 इंटू 2 10, ऊपर इतना ही है। 10 को 6.6 से किया तो क्या बन जाएगा 66.7, ये बन गया ऊपर। और नीचे 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया हमारे पास 25। जब 25 को 66 के साथ डिवाइड करोगे आप तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग 25 टू द 50 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड कर सकते हो 25 के साथ 66 पॉइंट, मान लो 2.2 आया आंसर। तो आंसर क्या बन गया हमारा 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, और यूनिट क्या होते हैं फोर्स के, न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बाकी को क्वांटिटीज को अलग से सॉल्व करना है और पावर वाली को अलग से करना है। बेस सेम, पावर्स को क्या कर दोगे प्लस। अब इसके बाद अब इसको 2.2 को हम, कई बार ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं आपको कि फर्स्ट ऑप्शन मान लो आपको जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या गिवन है, ऐसे गिवन है, सपोज कर लो ऑप्शन 1 में गिवन है 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन। ठीक है, एक पावर के साथ क्या किया हुआ है 2 को और ज्यादा डिवाइड, तो ये आंसर भी सही है आपका, है ना। हो सकता है ऑप्शन में आपको इस तरह का आंसर गिवन हो तो आप इसको इस तरह से बना लोगे। देखो आपका 10 रेज़ टू पावर -8 में आ रहा था, अगर इसको -7 में करना है तो मतलब एक 10 के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ से एक पावर कम होगी। तो एक पॉइंट क्या हो जाता है शिफ्ट, ऐसे आपको सिखाया था कि जितना आप डिक्रीज करते जाओगे उतना पॉइंट लेफ्ट की साइड डेसिमल जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, और हो सकता है आपका आंसर ऐसे हो टोटल 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, है ना। तो ऐसे में क्या किया है, एक 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर इसको एक 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो एक 10 इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा, 10 रेज़ टू पावर -9, फिर इंक्रीज हो जाएगी पावर। अगर हम पॉइंट को राइट की साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज होता है, अगर पॉइंट को लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर रहे हो, सॉरी ये डिक्रीज हुआ है एक्चुअल में तो नेगेटिव है ना, फिर पावर क्या होता है इंक्रीज होता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप आंसर को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अगर एमसीक्यू है तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, कि अब ये आंसर आपका ये भी सेम है, अगर 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 लिखा है वो भी ठीक है, 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 लिखा है वो भी ठीक है, 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 लिखा है, तीनों आंसर क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो आप पावर्स को मतलब डेसिमल के साथ और ज्यादा एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अभी बताओ मुझे कि समझ आ गया मनजोत, अब बताओ कोई प्रॉब्लम, समझ आया जितना मैंने क्लियर किया। यस मनजोत बोलो। आ गया, ठीक है, तो अब ऐसे ही करने हैं आपको क्वेश्चंस कि आपको क्या करना है, वहां पे 10 रेज़ टू पावर ही होगी, जो भी बेस रेज़ टू पावर है तो बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर लेना है प्लस कर देना है पावर्स को। ठीक है, सभी पावर्स को ऐड करोगे, जो भी साइन होगा किसी के साथ माइनस का है तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएंगी। सॉल्व करने के बाद बाकी के क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर लेना है और पावर बस लास्ट पे साथ में 10 रेज़ टू पावर में साथ में लिख देनी है और यूनिट लिख देने हैं, बस सिंपल है। 4-5 क्वेश्चन करके देखना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन भी। और कोई डाउट बेटा, किसी को भी कोई और डाउट?
किसी को भी है तो आज आप पूछ सकते हो, फिर कल से हम वाई डू वी, बायो वाला चैप्टर जो है आपका, वाई डू वी फॉल इल, उसकी रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री के चैप्टर की भी रिवीजन कर लेंगे। आज का दिन है, आज आप डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। कोई और डाउट है? मैम आप ही हाँ जी, तो बताओ मनजोत, व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वेट एंड मास दोनों में क्या डिफरेंस है? mass of a body is the quantity of matter. हाँ जी, हाँ जी। Weight of a body is the force which attract towards across the earth. यस, तो वेट क्या है? Then जो mass हाँ जी, बोलो। then mass है वो एक greater quantity और जो weight यस बेटा, तो वेट क्या है? एक टाइप की फोर्स है ना? फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन हेलो, की ऑब्जेक्ट। हाल है उजना? बेटा, हु इज टॉकिंग दिस? मैम हाँ जी बेटा। आपकी बात यस, मैं बोली ही नहीं हूँ, ये बीच में पता नहीं कौन सा बच्चा बोल रहा था। ओके, तो वेट क्या है? वेट एक टाइप की फोर्स है एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी। बाय ग्रेविटी, अर्थ की वजह से जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट की गई है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी क्या है? ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी, हम अर्थ के ऊपर स्टैंड कर पा रहे हैं ना, तो अर्थ ने हमको क्या किया हुआ है? अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस होता है ना। तो किसी भी बॉडी का जो वेट है हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं कि स्प्रिंग में हमने कोई चीज ऐसे हैंग कर दी और उसके बाद वो क्या है? उसका एक तो उसका मास है, सेकंड चीज क्या है कि वो अट्रैक्ट हुआ। एक तो स्प्रिंग ने उसको अपनी तरफ लटका के खींच रखा है, सेकंड थिंग उसके मास की वजह से, और थर्ड थिंग ग्रेविटी ने उसको अपनी अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या कर रही है? उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो एक तो मास होता है, मास तो होता है उस ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। amount of matter contained in an object is known as mass of the object, and weight क्या है? force exerted on an object by gravity। मास के जो SI यूनिट होते हैं, मास को हम मेजर करते हैं केजी में। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, बट SI यूनिट ऑफ वेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटन, बिकॉज ये तो क्या है? एक टाइप की फोर्स है। उसके बाद मास जो है किसी भी बॉडी का, उसको आप कहीं पर भी ले जाओ, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, और वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जितनी उसकी फिक्स वैल्यू यहाँ पे है। अगर कोई 1 केजी एप्पल है आपके पास, आप अर्थ के चाहे पोल वाली साइड ले जाओ चाहे इक्वेटर वाली साइड, वो 1 केजी के 1 केजी ही रहेंगे, वो 1 केजी से 2 केजी नहीं हो जाएंगे। अगर आप उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मैटर ऐड करोगे या रिमूव करोगे तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या है? सेम रहता है। उसी तरह वेट, लेकिन वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है पहले तो वो। क्यों? बिकॉज वेट तो एक टाइप की फोर्स है, वेट की तो डायरेक्शन भी होती है। स्केलर वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनमें वो 2 टाइप की होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर कौन सी होती हैं? जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मास।
वेक्टर कौन सी होती हैं? जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होती है, जैसे कि फोर्स, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन। स्केलर में आ जाएगा स्पीड, डिस्टेंस, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ठीक है। और मास जो है वो वेट जो है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है अगर हम अर्थ से पोल टू इक्वेटर मूव कर जाएं या किसी और प्लेनेट पर चले जाएं। क्यों? बिकॉज वेट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम मून पर चले जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर अर्थ पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की जगह इक्वेटर वाली साइड पे चले जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसके साथ ही वेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी आप बताओ मुझे, पुष्पिंदर, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होती है? यस पुष्पिंदर बोलो। Ma'am, yes. When an acceleration is produced in a body in freely falling object, then that acceleration is known as acceleration due to gravity. यस गुड। अर्शप्रीत आप बताओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसको हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्या मैम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कैपिटल जी, उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वो है ठीक है, लेकिन हम उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? If we have two bodies having unit mass and unit distance is between them. ये नहीं पूछा मैंने ये पूछा है कि यूनिवर्सल क्यों लगाया है साथ में। मैम बताएं? यस बताओ बेटा। ध्रुव हम बताएं? ध्रुव ध्रुव Because it ध्रुव can be applied everywhere in the universe. यस क्यों? बिकॉज वो यूनिवर्स में हर जगह पे क्या है? एप्लीकेबल है, उसकी वैल्यू जो हमने की है वो फिक्स है, वो कहीं भी और जाकर चेंज नहीं होगी। चाहे हम स्पेस में चले जाएं, किसी भी जगह पे किसी और प्लेनेट पर जाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू स्मॉल जी, उसको हमने यूनिवर्सल नहीं बोला। क्यों? बिकॉज वो हर जगह पे है तो वो कांस्टेंट, लेकिन हर जगह पे सेम नहीं है, उसकी हर एक प्लेनेट पर जाने से वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो इसीलिए वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब है कि एप्लीकेबल टू ऑल, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। और बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स, कोमलप्रीत कौर, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? the force required for an object to move in a circular path is called centripetal force. यस गुड बेटा। खुशप्रीत कौर, इम्पोर्टेंस Yes, क्या ma'am. है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की रियल लाइफ The में? हम river flows. जैसे Yes, मैम yes. की रिवर फ्लो करता है, रिवर्स रिवर्स बट फ्लो करता है रिवर्स में, जैसे रेनफॉल और स्नोफॉल होती है। जैसे Yes. मैम जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। यस जो मैम द ग्रेविटी फोर्स होल्ड्स द एटमॉस्फेयर द सोलर सिस्टम टुगेदर। पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा सोलर सिस्टम, सारा कुछ किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो इकट्ठा है। रिवर्स में जो टाइड्स होती हैं ओशियन में, वो भी किसकी वजह से हैं? ग्रेविटी की वजह से हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, रेनफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, वो सब कुछ अर्थ की तरफ आ रहा है, एवरीथिंग है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। गुड बेटा। नेक्स्ट हमने किया था फ्री फॉल। जशनदीप कौर, फ्री फॉल का क्या मीनिंग है? मैम फ्री फॉल मैम जब कोई ऑब्जेक्ट मैम अर्थ के सेंटर में गिरता है मैम अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैम उसे फ्री फॉल कहते हैं। अर्थ के सेंटर में नहीं गिरता, अर्थ के ऊपर कहीं भी फॉल होता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करता है ड्यू टू द
इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉल में है। जैसे सपोज करो आपके हाथ में एक बॉल है, आप कुछ हाइट पर गए और वहां जाके आपने उस बॉल को ऐसे छोड़ दिया, अपने हाथ में से ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या होगी ऑटोमेटिक। ऐसा तो नहीं है ना कि वो किसी और ऊपर की तरफ चली गई, या लेफ्ट की साइड चली गई या राइट की साइड, नहीं, वो ऑटोमेटिकली फ्रीली फॉल हो गई। वो अर्थ क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है। वो अपने आप कहाँ फॉल हो गई, अर्थ के ऊपर, तो वो उस बॉडी को हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। और उस कंडीशन को बोलेंगे कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। और कौन सा टॉपिक किया हुआ है आपने इसमें? Properties of gravitational force. हाँ जी, बताओ पुष्पिंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स की Okay. प्रॉपर्टीज। Yes, ma'am. It is always attractive. It is not repulsive. It is a mutual force and act along the line joining the centers of the object. Ma'am, it depends on the masses of the object and separation between them. यस, गुड बेटा। तो ये क्या है, एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो, वो कभी भी नेवर रिपल्सिव। यहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, सिर्फ हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि ये क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जैसे सपोज करो एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन जो फोर्स, इसीलिए जो बुक है वो टेबल के ऊपर स्टे कर पा रही है, उससे फॉल नहीं हो रही, स्टेबल पोजीशन में है। लेकिन जो वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है दो बॉडीज के बीच। कौन कौन सी बॉडी है वहां पे, एक टेबल एंड सेकंड वन इज बुक। दोनों का अपना अपना मास है, लेकिन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना, एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्टेड है। और वहां पे जो फोर्स की वैल्यू है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। इसीलिए हम इवन इतनी स्मॉल है कि हम उसके इफेक्ट को भी फील नहीं कर पाते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, और वो हमेशा अट्रैक्टिव है, कभी भी रिपल्सिव नहीं है। और सेकंड थिंग इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग होता है कि जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, कोई भी, उनकी जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करती है, उनके सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करें दोनों को ज्वाइन करके, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दोनों की क्या होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। यहाँ पे है देखो दोनों की, ये वाली फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस वाली फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तभी तो दोनों के बीच क्या हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्टिंग फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। तो इसीलिए ये सेंट्रल फोर्स है। बाकी प्रॉपर्टीज हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिख सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज के मास को क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। और बस यही टॉपिक थे, तो बस इसी को रिवाइज कर लें। आज आप बायो वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, कल हम क्लास में उसकी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है बेटा? Ma'am, yes. आज आप बायो वाला कंप्लीट चैप्टर, ये सबका हो गया है ऑलमोस्ट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप आज देख लेना। Why do we ill वाला ना? हाँ जी, वो वाला रिवाइज कर लेना, वाई डू वी फॉल इल, बायो का चैप्टर। Okay, ma'am. ओके, तो 9th ट्यूलिप का मंजोत एंड ध्रुव, बाकी सभी जैस्मिन के हैं, मंजोत एंड ध्रुव 9th ट्यूलिप। Yes, ma'am. मंजोत, ध्रुव, 9th जैस्मिन, अर्शप्रीत कौर, कोमलप्रीत कौर, Present, ma'am. खुशप्रीत कौर, Present, ma'am. पुष्पिंदर कौर, Present, ma'am. जशनदीप कौर। Present, ma'am. बस, और कोई बच्चा? सबकी हो गई? ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास नाउ।
Okay.